नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में कार्बन और उनके यौगिकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रकृति में अधिकांश यौगिक कार्बन के हैं। भूपर्पटी तथा वायुमंडल में अत्यधिक अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। फिर भी कार्बन के प्रकृति के अंदर बहुत सारे यौगिक हैं और आप ये भी जानते हैं कि कार्बन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण यौगिक है। बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में कार्बन प्रकृति में उपस्थित है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा यौगिकों का निर्माण करता है। जैसा कि हम देखते हैं, खनिजों के रूप में जो कार्बन होता है वो 0.02% पाया जाता है और ये जो खनिज हैं वो कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम, इनके रूप में ये पाया जाता है। और साथ में ही अगर CO2 की बात करें जो वायुमंडल में पाई जाती है, उसमें 0.03% ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन प्रकृति में इतनी सूक्ष्म मात्रा में होने के बावजूद भी कार्बन के बहुत सारे यौगिक हैं। तो ये इस कार्बन के अंदर कुछ विशिष्ट गुण हैं और उन गुणों के कारण ये प्रकृति में ज़्यादा यौगिकों का निर्माण करता है, जिसके बारे में हम कार्बन के जो गुण हैं या कार्बन की जो विशेषताएं हैं वो हम आगे देखेंगे। देखिए, कार्बन सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करता है क्योंकि कार्बन के अंदर सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं। तो हम ये देख लें कि सहसंयोजी आबंध होता क्या है। देखिए, दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म के साझेदारी से, मतलब दो परमाणु के बीच में एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जो बंध बनता है उसको सहसंयोजी आबंध कहते हैं। और सहसंयोजी जो यौगिक हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं, वो इस प्रकार हैं। जैसा कि इनके जो गलनांक और क्वथनांक है बहुत ही कम होते हैं, जबकि जो आयनिक यौगिक है उनके गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होते हैं, जो कि हम जो तीसरा लेसन था जो धातु और अधातु वाला था उसमें आयनिक यौगिकों का हमने अध्ययन किया था। अब देखिए, कुछ यहाँ पर कार्बनिक यौगिक दे रखे हैं और इन कार्बनिक यौगिकों का जो गलनांक और क्वथनांक भी है। जैसे एसिटिक अम्ल है, उसका जो गलनांक है 290 केल्विन होता है और इनका जो क्वथनांक है वो 391 केल्विन है। इसी प्रकार क्लोरोफॉर्म है, ये भी एक कार्बनिक यौगिक है जिसका जो गलनांक है 209 केल्विन होता है और इसका जो क्वथनांक है वो 334 केल्विन होता है। इसी प्रकार एथेनॉल है, इसका जो गलनांक है वो 156 और इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। इसी प्रकार जो CH4 है मेथेन, इसका गलनांक 90 केल्विन और 111 केल्विन इसका क्वथनांक होता है। तो पहला जो इसका गुण था वो ये था। और दूसरा देखिए, इनके जो परमाणु होते हैं या इनके जो अणु होते हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है वो बहुत ही कम पाया जाता है, मतलब दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। और दुर्बल आकर्षण बल पाए जाने के कारण ही इनके गलनांक और क्वथनांक है उनका मान कम होता है, क्योंकि इन दुर्बल आकर्षण बलों को तोड़ने के लिए या दुर्बल आकर्षण जो बंध होता है, दुर्बल जो बंध होते हैं उनको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा तीसरा इसका जो गुण है वो ये है, देखो अधिकांश से जो ये यौगिक होते हैं जो जिनमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है वो कुचालक होते हैं और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, कठोर होते हैं। अब देखिए, कार्बन की कुछ विशेषताएं हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। कार्बन की जो पहली विशेषता है वो ये है कि कार्बन जो है उसका प्रतीक C होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें 2, 4 या 1s2, 2s2 और 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है जो कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी जो यौगिक होते हैं उनमें जो परमाणु उपस्थित होते हैं वो बाह्यतम कोश को पूरा बनना चाहते हैं, यानी अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं और वो पूरा करने के लिए किसी न किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर केवल सहसंयोजी आबंध पढ़ रहे हैं या सहसंयोजी यौगिकों का वर्णन कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है कि दो जो परमाणु हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है उसको ही
हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बंध बनता है उसको सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो देखिए, क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, यह अपना जो बाह्यतम कोश है पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और त्याग भी सकता है। देखिए, कार्बन के पास कुल 6 प्रोटॉन हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और यह इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त करने की कोशिश करते, या 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना इनके लिए कठिन होता है। अतः ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो C-4 बन जाता है, यानी कि इनकी जो संयोजकता है, कार्बन की संयोजकता -4 होगी। इसी प्रकार यदि 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर CH4 बना सकता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन संयोजकता ये बना सकता है, परंतु 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो कार्बन है उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है। यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागी संयोजकता होगी वो धनात्मक होगी, और जब ग्रहण करेगा तो इसकी संयोजकता -4 होगी। अब इसके बाद में चौथी इसकी विशेषता ये है कि कार्बन परमाणु अन्य तत्वों जैसे एकल संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी इनसे संयोजित होकर उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। मतलब कार्बन जो होता है वो अन्य जो तत्व होते हैं, चाहे वो एकल संयोजी हो या द्विसंयोजी हो या त्रिसंयोजी हो, इनसे संयुक्त होकर इनसे यौगिक का निर्माण करके ये उत्तम उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त कर लेता है। जैसे यहाँ पर हम एक एकल संयोजी की बात करें, जो हाइड्रोजन है H2, तो इसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास एक ही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के बीच में एक बंध होता है। अब इसमें दोनों हाइड्रोजन हैं और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों का ही अष्टक पूरा भरा हुआ नहीं है, क्योंकि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, उसके बाद में 8-8 बढ़ते हैं। तो पहला कक्षक इसको पूरा करने के लिए, इसका बाह्यतम कोश भी यही है और पहला कक्षक भी यही है, इसको पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता होगी, जो दूसरे हाइड्रोजन से ये साझा करके अपना अष्टक पूरा करता है। ये जो संरचना आप देख पा रहे हैं, इसमें दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यहाँ बीच में 2 पॉइंट द्वारा मैंने दर्शाया है, ये दोनों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन हैं जो कि साझा करके अपने जो अष्टक है, यानी कि जो अपना बाह्यतम कोश है वो पूरा भर रहे हैं, और ये पूरा भरकर अपने निकटतम हीलियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। अब इसकी थ्योरी भी आप देख लीजिए क्या है। देखिए, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, अतः इसके प्रथम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसे पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसीलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन अणु बनाते हैं, जिससे हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त करता है, जिसे के कोश है, जो पहला कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखें तो 2 और 6 होगा। तो इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या करेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करेगा, और ऑक्सीजन के बीच में डबल बंध आ जाता है, और जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में इसके ऊपर रह जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में आप समझ पा रहे होंगे कि ये दोनों ऑक्सीजन के परमाणु थे, और बीच में जो ऑक्सीजन के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन थे वो हमने यहाँ पर दर्शा दिया है, और 2-2 इलेक्ट्रॉन का ये साझा कर रहे हैं, जिससे डबल बंध बन रहा है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर बीच में रखे हैं, जिससे ये अपने अष्टक को पूरा कर लेते हैं, मतलब इसका जो बाह्यतम कोश है पूरा भर जाता है। देखिए, यदि हम इस ऑक्सीजन की बात करें तो 4 तो इस ऑक्सीजन पर एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए, और 4 ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन थे वो, इस प्रकार ये टोटल मिला के अपना अष्टक पूरा कर लेता है। तो इस प्रकार ये अपने निकटतम जो नियोन होता है उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त कर लेता है। अब इसी प्रकार हम अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन त्रिसंयोजी तत्व है, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें हम तो 2 और 5 होता है। तो इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी
अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। तो ये दूसरे जो नाइट्रोजन है उससे 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं और जिससे ये अपना बाह्यतम कोश है वो पूरा करके नियोन है उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 3 का ये साझा कर रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में ऊपर हमने दर्शाए हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में आप देख पा रहे हैं, दोनों जो नाइट्रोजन है इनके ऊपर हमने जो क्रॉस द्वारा प्रदर्शित किया है वो इनके जो बंध नहीं बना रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन मैंने प्रदर्शित किया है और जो इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है वो मैंने यहाँ बीच में दर्शाए हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 बंध बन रहे हैं, मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा नाइट्रोजन कर रहे हैं और अपने अष्टक को पूरा कर रहे हैं। तो अगर हम इस नाइट्रोजन की बात करें तो इस नाइट्रोजन में 6 इलेक्ट्रॉन तो ये और 2 इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर हमने जो दर्शाए हैं वो टोटल 8 हो चुके हैं और पहले कक्षक में 2 थे। इस प्रकार 2 और 8 पूरे होके 10 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं और ये 10 इलेक्ट्रॉन हैं वो नियोन के हैं। तो नियोन अक्रिय गैस है या उत्कृष्ट गैस है, उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास को ये प्राप्त कर लेते हैं। ये CH4 है जिसको हम मेथेन कहते हैं और मेथेन का उपयोग जैसा कि आप जानते हैं ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में इसका उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में वाहनों के अंदर भी ईंधन के रूप में मेथेन को ही काम में लिया जा रहा है और ये मेथेन जो होती है ये बायोगैस और जो CNG है उसका एक प्रमुख घटक है और जो प्राकृतिक गैस है उसका सूत्र भी CH4 ही होता है, प्राकृतिक गैस ही है मेथेन। और इसको अगर CNG का पूरा नाम देखें जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, इसका नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो CNG का पूरा नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जो CH4 है इसमें कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है 6 है और हाइड्रोजन का है वो 1 है। तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें तो कार्बन का 2 और 4 है और इसका जो हाइड्रोजन है उसका 1 इलेक्ट्रॉन विन्यास है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये जो संरचना आप देख पा रहे हैं, इस संरचना के अंदर मैंने जो कार्बन है उसको कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्रॉस द्वारा प्रदर्शित किया है और जो हाइड्रोजन है उसको एक बिंदु द्वारा मैंने प्रदर्शित किया है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो संरचना है ये संरचना मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है और इस संरचना में आप देख पा रहे हैं बीच में मैंने कार्बन का परमाणु बनाया है और इसके चारों तरफ जो हाइड्रोजन है वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे देखें तो इस प्रकार हाइड्रोजन इस कार्बन के चारों तरफ इस प्रकार जुड़े हुए हैं, जिसमें क्या होता है कि जो कार्बन है उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन से साझा करके अपना अष्टक पूरा करता है। इस जो कार्बन है उसके अष्टक पूरा हो जाता है और हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जो कार्बन के चारों हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ग्रहण करके ये अपना अष्टक पूरा कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, अब हम अपरूप की बात करते हैं, क्योंकि कार्बन का जो अपरूप है वो भी पूछा जाता है। देखिए अपरूप किसे कहते हैं? कार्बन या कोई भी तत्व है वो 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है, जिनके भौतिक जो गुणधर्म हैं वो तो अलग होते हैं और रासायनिक गुणधर्म हैं वो समान होते कहते हैं और इस गुण को अपरूपता कहते हैं। अब कार्बन के अपरूप की बात करें तो कार्बन का 2 अपरूप है, एक तो क्रिस्टलीय अपरूप और दूसरा अक्रिस्टलीय रूप। तो क्रिस्टलीय अपरूप है वो क्या है? देखिए जिसमें ज्यामिति निश्चित होती है वह क्रिस्टलीय अपरूप और जिसमें ज्यामिति निश्चित नहीं होती है वो अक्रिस्टलीय रूप कहलाता है। अब क्रिस्टलीय रूप में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन आता है और अक्रिस्टलीय रूप में जैसे कास्ट कोयला, कोक, काजल, कोलतार या कोल गैस ये आते हैं। अब इनकी संरचना भी हम देख लेते हैं। इनकी संरचना में आपको दिखाई दे रहा होगा ये हीरे की है, ये ग्रेफाइट की और ये फुलरीन की। देखो हीरे की जो संरचना होती है वो चतुष्फलकीय है और इसमें एक कार्बन परमाणु है, 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और इस प्रकार ये जुड़कर एक दृढ़, मजबूत या कठोर त्रिआयामी जो संरचना है उनका निर्माण करता है। और हीरा कठोर भी होता है, आप जानते ही हैं, और हीरा विद्युत का कुचालक होता है। और अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट आपकी देखी हुई है, जैसे पेंसिल जो बनती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है और ये आपने देखा भी होगा वो चिकनी होती है। कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ता है और इस प्रकार जुड़कर एक षटकोणीय संरचना बनाता है या परतनुमा संरचना बनाता है जो एक दूसरे पर फिसल सकती है और ये चिकनी होती है। और इसकी एक विशेषता ये भी है कि ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि
जो एक कार्बन है 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो एक संयोजकता है इसकी स्वतंत्र रहती है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ही जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है। इसी प्रकार देखिए, अगर हम बात करें जो फुलरीन की, आपको पता है फुलरीन C60 है जो काफ़ी प्रसिद्ध फुलरीन है। इसकी जो खोज है वो करने वाला जो वैज्ञानिक था बंकमिंस्टर था, और इसीलिए इसको बंकीबॉल भी कहा जाता है। की संरचना देखें तो फुटबॉल जैसी होती है, और इसमें जो फलक देखें तो 32 फलक होते हैं, और 32 फलकों में पंचकोणीय और षष्ठकोणीय, मतलब इस प्रकार की संरचना जिसमें 5 कोण हैं और षष्ठकोणीय संरचना, इस प्रकार की संरचना इसमें होगी। ये टोटल मिला के 32 फलक होते हैं, जिसमें 20 अलग प्रकार के होते हैं और 12 अलग प्रकार के होते हैं। अब आगे देखिए, कार्बन स्रोतोमुखी प्रकृति का होता है, क्योंकि कार्बन में सहसंयोजी बंध बनता है, जिसके कारण कार्बन में अत्यधिक संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। देखिए, कार्बन स्रोतोमुखी प्रकृति का क्यों होता है? क्योंकि कार्बन में सहसंयोजी बंध पाया जाता है, और ये सहसंयोजी बंध पाए जाने के कारण कार्बन के बहुत सारे यौगिक बनाने की क्षमता होती है। और इसके जो कारक हैं, मुख्य 2 कारक हैं, क्या हैं? देखो, कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु से एकल बंध द्वारा, द्विबंध द्वारा और त्रिबंध द्वारा जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है, और कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एकल बंध से सभी कार्बन जुड़े हुए हैं, ये आगे तक और भी लंबी हो सकती है। इसी प्रकार यहाँ पर डबल बंध के द्वारा भी कार्बन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर 3 बंध द्वारा भी कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये श्रृंखला काफ़ी लंबी हो सकती है, और इसे हम श्रृंखलन कहते हैं। मतलब कार्बन में लंबी श्रृंखला बनाने का जो गुण पाया जाता है, इसको श्रृंखलन कहते हैं। और कार्बन के अलावा अन्य जो यौगिक हैं इतनी लंबी श्रृंखला नहीं बनाते, लेकिन कुछ जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ एक लंबी श्रृंखला बनाती है, लेकिन ये 7-8 परमाणु तक ही बनाती है, इसके बाद में नहीं बनती। लेकिन जो कार्बन है ये बहुत लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। तो पहला इसका जो कारक था वो तो ये था, और दूसरा क्या है? देखो, कार्बन की जो संयोजकता है 4 होती है, और 4 होने के कारण क्या होता है कि इसकी जो संयोजकताएँ हैं उनके चारों तरफ, मतलब 4 संयोजकताओं पर एकल संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी तत्व हैं वो जुड़ सकते हैं। जैसे द्विसंयोजी ऑक्सीजन है, एकल संयोजी हाइड्रोजन है, और त्रिसंयोजी ये नाइट्रोजन है, और इसी प्रकार सल्फर और ये जुड़कर एक श्रृंखला बना सकता है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होने की वजह से ही ये इतने सारे यौगिकों से जुड़ सकता है, क्रिया कर सकता है। चारों संयोजकताएं स्वतंत्र होती हैं, जिस पर एकल संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी जो तत्व हैं वो जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैव शक्ति सिद्धांत क्या है? देखो, इसका प्रतिपादक है वो वर्जिलिस ने किया था, और इसने ये बताया था कि जो कार्बनिक यौगिक हैं वो केवल जीवधारियों के शरीर के अंदर ही बनते हैं, इनको कृत्रिम विधियों से नहीं बनाया जा सकता। तो जैव शक्ति सिद्धांत यही है। देखो, इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारियों स्रोतों से ही संभव है। इसका कृत्रिम विधियों से प्रयोगशाला में जो संश्लेषण है संभव नहीं है। मतलब जो वर्जिलियस है उसने ये बताया कि जो कार्बनिक यौगिक ये केवल जीवधारियों में ही बनते हैं, प्रयोगशाला में इन्हें नहीं बनाया जा सकता। लेकिन एक वैज्ञानिक था फेडरिक वोहलर ने क्या किया, इसने इस जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया, क्योंकि 1828 में इसने एक कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जो प्रयोगशाला में किया गया था। देखिए, इसने क्या किया, अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम सल्फेट लिया और पोटेशियम साइनेट लिया, इन दोनों को गर्म किया। गर्म करने से यूरिया का निर्माण हुआ। ये यूरिया जो था वो प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक था जो प्रयोगशाला में बना है। और ये जो सिद्धांत है वो जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन करता है, क्योंकि जैव शक्ति सिद्धांत में ये बताया गया था कि जो भी कार्बनिक यौगिक हैं वो जीवधारी स्रोतों से ही बनते हैं, प्रयोगशाला में इन्हें नहीं बनाया जा सकता। लेकिन वोहलर ने इसका खंडन किया, इन्होंने अकार्बनिक पदार्थों से भी कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर दिया, और प्रयोगशाला में बनने वाला जो पहला जो कार्बनिक यौगिक है वो यूरिया ही है। देखो, ये अमोनियम सल्फेट है, और इसको जो पोटेशियम साइनेट है इसके साथ इसको गर्म किया तो पहले अमोनियम साइनेट बना, फिर अमोनियम साइनेट को फिर से गर्म किया जाता है तो यूरिया का निर्माण होता है। हाइड्रोकार्बन, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित जो यौगिक होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण देखें तो वर्गीकरण इस प्रकार है। देखिए, हाइड्रोकार्बनों को मुख्यतः 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, विवर्त और सवर्त। और जो विवर्त होते हैं वो अचक्रीय होते हैं, और जो सवर्त होते हैं वो चक्रीय होते हैं।
अब जो विवर्त है उसको दो भागों में बांटा गया है, समतृप्त और असमतृप्त। समतृप्त के अंदर क्या होता है, एल्केन आता है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है, और असमतृप्त जो होता है उसको उसमें दो आते हैं, एक तो एल्कीन आता है और एल्काइन आता है। एल्कीन में जो है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध होगा और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होगा। इनके सामान्य सूत्र देखें तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, और एल्कीन का देखें तो CnH2n, और इसी प्रकार एल्काइन का देखें तो CnH2n-2 इस प्रकार होता है। सवर्त हाइड्रोकार्बन हैं उनको भी दो भागों में हम विभाजित करते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का उदाहरण देखें तो साइक्लोहेक्सेन, और जो एरोमेटिक का देखें वो बेंजीन है। इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं हम, देखिए अगर हम इन्हें जलाएंगे तो नीली ज्वाला के साथ बिना धुआं के जलेंगे वो एलिसाइक्लिक यौगिक होंगे, और यदि काले धुआं के साथ और पीली ज्वाला के साथ जलें तो वो एरोमेटिक यौगिक होंगे। तो इस प्रकार हम जो हाइड्रोकार्बन है उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों की नामकरण की पद्धति देखो, नामकरण की 3 पद्धतियां हैं, एक तो रूढ़ पद्धति, एक व्युत्पन्न पद्धति और एक IUPAC पद्धति।